चलिए बेटा, आज अपने चैप्टर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आज सबसे पहले हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा करेंगे आपके साथ। आपकी बुक में बैलेंस शीट का परफॉर्मा 1.5 नंबर पेज पे दिया हुआ है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये परफॉर्मा आपको देखो लर्न करना पड़ेगा, ना ऊपर ना नीचे, इसी सीक्वेंस में। तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले अपने दिमाग में कमांड दो कि लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग है। कितनी? 1 2 3 और 4। उस 4 में शेयर होल्डर फंड में कितने हैं? 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एक एक का मतलब बताऊंगा क्या होता है। पहले मैं आपको याद करा देता हूं। ये 3 है इसके अंदर। फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में कितने हैं? 4। और फिर करंट लायबिलिटी में कितने हैं? 4। अब सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी इतनी बड़ी चीज हो ना बैंक, तो उसमें से पहले हाफ याद करो। जैसे अपने चपाती खाते ना, पूरी एक खानी है, लेकिन पूरी चपाती एक बार में नहीं खाते, उसकी क्या करते हैं? बाइट करते हैं ताकि इजीली खाई जाए। तो कभी भी कोई लेंदी चीज हो उसको टुकड़ों में पार्टीशन करके याद करो। पहले ये वाली साइड याद करते हैं। देखो भाई, मेरे हिसाब से शेयर होल्डर फंड सबको पता है, पता है। उसमें 2 हेडिंग सभी को पता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, सभी को पता है ये बात। तीसरी हेडिंग है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कहता शेयर वारंट के अगेंस्ट मनी रिसीव होगी, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं बता दूंगा। तो आपका शेयर होल्डर फंड में कितनी आएंगी? 3 आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर है? ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद है सबको। उसके बाद 2 नंबर है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैंने ये बात बताई है पहले कि जैसे आपने 26 मार्च को शेयर इश्यू किए और आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बट अभी तक आपने शेयर इश्यू नहीं किए। शेयर इश्यू करोगे, अभी आप डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हो उसके, तो चेक करके आप इश्यू करोगे और इश्यू आप करोगे 31 मार्च के बाद। तो 31 मार्च को पैसे तो हमारे पास आ गए, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, शेयर आपने बेटा इश्यू नहीं किए, तो इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज नहीं हुई, तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। उधर बैंक बैलेंस बढ़ गया और लायबिलिटी साइड बढ़ी नहीं, दोनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो अपने क्या करेंगे, जितना पैसा हमारे पास आया हुआ है उसको लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से, ताकि हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड क्या हो जाए? मैच हो जाए। वो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, अब आती मेन बात, बस यहां तक। उसके बाद बेटा दिमाग को सिंपल देखो, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी लिखनी है, बस लायबिलिटी साइड खत्म है। नॉन करंट लायबिलिटी और लायबिलिटी। सबसे पहले देखो ये कौन सी साइड है? लायबिलिटी। इसमें 2 ही आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब इसको याद कैसे करेंगे? सुनो, जैसे अपने आप के एग्जांपल लेना, जैसे अपना अपना नाम सोचना। मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया, बोरोइंग लोन ही हो गया। लॉन्ग टर्म क्या लिया? लोन लिया। लॉन्ग टर्म लोन लिया तो मेरे पे पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा बेटा, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को क्या लग गया? टैक्स लग गया। जैसे ऐसे बनाऊंगा ना LDOL, तो भूल जाता है बच्चा, ये पुरानी बातें होगी। L से ये हो गया, D से वो हो गया, वो नहीं सेट नहीं बैठता। मैंने लॉन्ग टर्म क्या लिया? लोन लिया, पैसा आया ना मेरे पास, तो मेरे ऊपर क्या लग गया बेटा? टैक्स लग गया। तो आपको समझ, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और अगला पॉइंट किसका है? टैक्स का। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया तो मेरे ऊपर क्या लगा? टैक्स। पूरा नाम याद हो जाएगा, टैक्स लगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लगी तो मेरे ऊपर क्या लग गया? टैक्स। अब टैक्स लग गया तो मेरे को अदर बोरोइंग की जरूरत पड़ी। बोलो बेटा, टैक्स का पैसा भी तो गवर्नमेंट को देना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लगी तो मेरे पे क्या लग गया? टैक्स लग गया। तो फिर मैंने क्या किया बेटा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ली, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ली। अब अदर लायबिलिटी ली तो मेरे टेंशन होगी, अब इतना पैसा दूंगा किसको? तो मैंने आज से उसका क्या बनाना शुरू कर दिया? प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया। अब ये कहानी नुमा है ना, ये चीज अपने भूलते नहीं है कभी। मैंने क्या किया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली तो मेरे पे क्या लग गया? टैक्स लग गया। टैक्स लगते ही तो मैंने अदर बोरोइंग ली, अदर बोरोइंग ली तो मेरे टेंशन होगी, मेरे लोन हो गए डबल डबल। तो आज से ही मैंने क्या कंसेप्ट बनाया कि मैं प्रोविजन बनाऊंगा। अब इसमें चारों कवर हो रहे हैं आपके, देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और यहां गलती होने के चांसेस वैसे ही 0 है कि मनिंदर यहां नॉन करंट है, तो सब बेटा ये सारा क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म ही रहेगा। बोलो ये कहानी समझ में आ गई? मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली, बोरोइंग लेते मेरे ऊपर क्या लग गया? टैक्स लग गया, डेफर टैक्स। टैक्स लगते टैक्स के पैसे देने थे, इसलिए मैंने अदर लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटी ली, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेते मेरे को टेंशन होगी, मैं कह इतने पैसे दूंगा कहां से, तो मैंने सोचा आज से मैं इसका क्या बनाऊंगा, प्रोविजन। तो मैंने लॉन्ग टर्म क्या बनाया, प्रोविजन बनाया। हालांकि आप याद करो वैसे भी सही है, ऐसे ना भूलने के चांस कम हो जाते हैं, सीक्वेंस भी नहीं बिगड़ेगा आपका कि पहले ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा। क्लियर है बात? अच्छा अब आ जाओ इसमें करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में मजेदार बात क्या है, आपने यहां बोरिंग कौन सी ली थी, तो हम कहेंगे हमने कौन सी बोरिंग ली, शॉर्ट टर्म बोरिंग ली। ठीक है जी, थोड़े समय के लिए पैसे लिए, गवर्नमेंट के लिए टैक्स में गया, थोड़े समय के लिए पैसे लिए, क्या टैक्स लेगा, मतलब अपने आप से फीलिंग करो, रियलिटी उतारो। मैंने पढ़ा हुआ बेटा, मैंने इतनी हार्ड चीज याद की हुई है, आप सोच नहीं सकते, मतलब टाइम देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की वो कहता टैक्स में के थोड़े समय के लिए पैसे लिए हैं, क्या करेगा, मैं क्या जान खा रहे क्रेडिटर को दूंगा, किसको दूंगा, क्रेडिटर को। और बेटा क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल। इससे दोनों बातें क्लियर होंगी कि क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल, मतलब क्रेडिटर और बीआर होते हैं, समझे, बीपी सॉरी, क्रेडिटर और बीपी। तो शॉर्ट टर्म मैंने क्या की, बोरिंग, टैक्स दूंगा नहीं कि थोड़े समय के लिए है ना बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं, जो मैं कहानी बना रहा हूं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट याद करने का क्या है, फंडा है। ठीक है, अब बच्चा पूछता सर लॉन्ग टर्म लेते हो टैक्स लगता, नहीं लगता, आई नो वेरी वेल नहीं लगता, तुम फालतू बात नहीं करते, तो थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूं आज, इससे भला हो रहा है अपना। ठीक है, क्या लिया बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग लिए तो थोड़े समय के लिए, मैं क्या, और क्रेडिटर को देने, भाई ट्रेड पेबल को देने, बोलो बेटा किसको देने हैं, ट्रेड पेबल को। अब ट्रेड पेबल को पेमेंट दी तो पेमेंट कम पड़ गई, तो अदर ले लिए मैंने, थोड़े से और ले लिए, अदर का मतलब अनदर, अनदर अदर एक वाला और ले लिए। अब और लेते तो मेरे ऊपर भी टेंशन हुई थी, यहां पे भी टेंशन होगी। ये शॉर्ट टर्म था तो इसका शॉर्ट टर्म क्या बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। आगे बात समझे बेटा, मेरी बात सुन लो, जिसको ये सही लगे वेल एंड गुड, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। मैंने पहले बोला खुद से याद करो, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको मेरे बताया हुआ तरीका अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं कहता अच्छा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा याद रह जाता है, तो आप इसमें अगर मान लो कुछ कहना चाहते हो, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो, तो प्लीज आप अपने आप कर लेना। प्लीज मेरी बात को सुन लो, आपको अच्छा लगे अपना लो, अच्छा ना लगे छोड़ दो, बहसबाजी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, मैं बस अपने तरीके से एक एफर्ट्स कर रहा हूं कि आपको इजी लगे, बस फॉर्मेट है बेटा ऐसे रहेगा। ये मैंने ऐसे याद किया, मेरे को याद हो गया, मेरे को इतना पता है। और मैंने कई बच्चों को याद कराया, बीकॉम फाइनल को कराया था अभी मैंने, उनके तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिट्टो फॉर्मेट बनाना होता है, उन बच्चों को याद हुआ, उनको अच्छा लगा, तो वहां से एक्सपीरियंस लेकर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और हर एक को अच्छा लगे ये कोई जरूरी नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हमारी ये साइड पूरी होगी। अब इसके देखो बेटा, करंट लायबिलिटी पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली, यहाँ शॉर्ट टर्म है, छोटे टाइम के लिए, तो पैसा टैक्स तो लगेगा नहीं, किसको देना है, क्रेडिटर को। फिर क्या लिया, अदर करंट अदर लायबिलिटी, उसके लिए क्या बनाऊंगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वहां क्या था, लॉन्ग टर्म, क्या दिया, टैक्स। फिर क्या लिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ली, फिर मेरे को टेंशन होगी, मैंने प्रोविजन बना दिया, बोलो खत्म होगी। अब ये लायबिलिटी साइड मैं पहले पक्की करूंगा। लायबिलिटी साइड आप में से अपनी इच्छा से कौन सुनाना चाहता है वो बता दो। मनिंदर सुनाएगा, वेरी गुड बेटा, शाबाश, आपने इच्छा बताई, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को, यस बेटा बोलो। हाँ मनिंदर बताओ। लायबिलिटी प्रॉपर्टी, देखो बेटा नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो एसेट्स हमारी। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर चार है बेटा, इसके अंदर कितने हैं, चार, प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल। ये प्रॉपर्टी है, अगर एसेट्स कंप्लीट है तो यहां की, और देखो ये अगर एसेट्स इनकम्प्लीट है तो 3 नंबर पे है, मतलब बिल्डिंग अगर अधूरी बनी हुई तो 3 नंबर पे आएगी, अरे बोलो, अगर बिल्डिंग पूरी बनी हुई तो 1 नंबर पे आएगी, बोलो बात समझ आएगी। इंटेंजिबल एसेट्स अगर पूरी बनी हुई है तो 2 नंबर पे आएगी, और इंटेंजिबल एसेट्स अगर अधूरी है तो 4 नंबर पे आएगी। अंडर डेवलपमेंट मतलब उसका डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे मैं कोई फॉर्मूला बना रहा हूं कैंसर की मेडिसिन का, ठीक है, और वो मैं बन जाएगा फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला बनता है उसका हम पेटेंट करवा लेते हैं फॉर्मूले का, तो पेटेंट हो गया नहीं होगा, अगर वो बन चुका है उसका पेटेंट करा दिया है तो वो 2 नंबर पे आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अंडर डेवलपमेंट है, मतलब उसकी डेवलपमेंट चल रही है, उसका आविष्कार चल रहा है, तो कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। तो 1 3 2 4 समझ आएगा, 1 3 2 4, पूरी है तो 1 में, अधूरी है तो 3 में, पूरी है तो 2 में, अधूरी है तो 4, बोलो याद हुआ दूंगा।
तो पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बोलो याद हो गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वाला पॉइंट हो गया, ये कल कराऊंगा। आप ये पूरा यहां तक याद करके आना, ठीक है बेटा। और ये तो बहुत आसान है नीचे वाला तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम बेटा।